I, Swati Bhadoria, welcomes you in Teriano. अब हम अपना चैप्टर कंटिन्यू करते हैं और हम थर्ड प्रैक्टिस समझते हैं, दैट इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सी एक्चुअली इनके यूज क्यों होते हैं, इसकी जरूरत क्या पड़ती है. उसका मेन रीजन ये है कि जब कंटिन्यूएशन में फील्ड्स में फार्मिंग होती रहती है तो उसके बाद जो सॉइल होती है वो रेगुलर फार्मिंग की वजह से अपने ऑर्गेनिक मैटर्स और कुछ प्रीशियस न्यूट्रिएंट्स जो होती है वो लूज कर देती है. उसमें उनकी डेफिशिएंसी आ जाती है और उनकी डेफिशिएंसी आने की वजह से धीरे धीरे सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है, जिसकी वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी और डे बाय डे उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती चली जाएगी. इसलिए क्या होता है, फार्मर्स अपने सॉइल को फर्टाइल बनाए रखने के लिए और अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे रहने के लिए वो लोग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स उसमें सॉइल में ऐड कर देते हैं. उसकी वजह से क्या होता है, सॉइल इनफर्टाइल नहीं हो पाती और उसको जो लूजन उनके न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनको वो दोबारा से रिकवर कर लेती है. तो अब हम समझते हैं कि आफ्टर ऑल मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं क्या. तो वील फर्स्ट कंटिन्यू विद मैन्योर. सी मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of animal wastes like cow dung, human waste and plant residues, which supplies essential elements and humus to the soil and makes it more fertile. अब सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए कि आफ्टर ऑल डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है. सी जब भी किसी भी सब्सटेंस पे या किसी भी फूड आइटम पे किसी पर भी यहाँ पर हमारे जब माइक्रोबियल ग्रोथ होने लगती है और वो माइक्रोब्स उसको खराब करना शुरू कर देते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन. तो यहाँ मैन्योर भी ये होता है कि फार्मर्स क्या करते हैं कि उनके पास जितना भी वेस्ट होता है, काउ डंग है, प्लांट रेसिड्यूज है या ह्यूमन वेस्टेज है, इन पे क्या करेंगे, माइक्रोबियल ग्रोथ होने देते हैं. काफी टाइम तक उसको अनडिस्टर्ब्ड छोड़ देते हैं और उस पर प्रॉपर माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से वो डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होने की वजह से वो अपने आप को एक मैन्योर के फॉर्म में चेंज कर लेता है, जिसको हम खाद भी बोलते हैं. और यहाँ पर मैन्योर में जब वो चेंज हो जाएगा तो वो हमारी सॉइल में फार्मर्स क्या करेंगे, उसको मिक्स कर देते हैं और उसको मिक्स करने की वजह से वो क्या होगा कि जितने भी एसेंशियल एलिमेंट्स होंगे जो सॉइल ने कंटिन्यूअस फार्मिंग की वजह से लूज कर दिया होंगे, वो इस मैन्योर की वजह से उनको दोबारा से सॉइल उसको रिकवर कर लेगी और एसेंशियल एलिमेंट्स भी रिकवर हो जाएंगे, प्लस उस सॉइल को ह्यूमस भी प्रोवाइड हो जाएगा. जब वो कंटिन्यूएशन में मैन्योरिंग उनकी होती रहेगी तो वो उसको क्या कर देंगे कि सॉइल को फिर धीरे धीरे एक टाइम पे फर्टाइल कर देंगे, जिससे सॉइल इनफर्टाइल नहीं होगी और अपने जितने भी लूजन मिनरल्स हैं उनको रिकवर कर लेगी. They are not very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium, but they are rich in organic chemical nutrients like humus. तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे मैन्योर्स होते हैं वो एक किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच नहीं होते. तो इनके लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि दे आर नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक मतलब कि ये नाइट्रोजन, फास्फोरस या पोटेशियम इन न्यूट्रिएंट्स में ज्यादा रिच नहीं होते हैं. ये सिर्फ एक ऑर्गेनिक केमिकल न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, दैट इज ह्यूमस. ये सिर्फ क्या करते हैं कि सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं और उसको फर्टाइल होने में हेल्प करते हैं. इतना क्लियर हुआ. नेक्स्ट अब हम इसके एडवांटेजेस पढ़ेंगे कि अगर हम मैन्योर को यूज कर रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं. तो हमारा फर्स्ट एडवांटेज है कि इट इनहेंस
एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मतलब कि मेन्योर्स क्या होते हैं, जब हम मेन्योर्स को सॉइल में ऐड करेंगे तो वो उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देगा, इनहेंस कर देगा, जिसकी वजह से काफी टाइम ड्यूरेशन तक जो सॉइल होगी वो हमारी ड्राई नहीं होगी। नेक्स्ट इज इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स इजी। मतलब कि मेन्योर्स के एडिशन की वजह से सॉइल हमारी पोरस हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारी सॉइल में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा इजीली हो जाएगा, सॉइल काफी लूजन हो जाएगी, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होंगी वो काफी इजीली प्रोसेस हो जाएगा। Next is it increases the number of useful microbes in the soil. See, microbes क्या होते हैं कि soil में already काफी ज्यादा नंबर में माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मेन्योर्स के एडिशन की वजह से क्या हो जाएगा कि जो सॉइल्स, यूजफुल सॉइल्स माइक्रोब्स होंगे हमारे सॉइल में, उनकी क्वांटिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उनके नंबर ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, जिससे वो हमारे सॉइल को फर्टाइल बनाए रहेगी और उसकी प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज नहीं होने देगी। नेक्स्ट, it improves the texture of the soil. Texture means appearance. Manures के एडिशन की वजह से सॉइल का टेक्सचर अपने आप ही मेंटेन्ड रहेगा और उस वजह से सॉइल का अपीयरेंस काफी सही रहेगा और वो अपना टेक्सचर भी लूज नहीं करेगी। ये हमारे सारे के सारे मेन्योर एडिशन के एडवांटेजेस थे। नाउ नेक्स्ट इज केमिकल फर्टिलाइजर्स या फिर फर्टिलाइजर्स। तो आपको जब मेन्योर समझाया था तो उस टाइम पे आपको ये बताया था कि जो मेन्योर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, वो नॉर्मली सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सॉइल में जब न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी आती है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, तो उनकी डेफिशिएंसी को कंप्लीट करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं। तो वो एक्चुअल में फर्टिलाइजर्स होते क्या है? It is a salt or an organic compound containing the necessary plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium to make the soil more fertile. इनका क्या होता है? ये एक ऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। इन सॉल्ट्स में क्या होगा कि ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। जब भी सॉइल में किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आती है, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है या पोटेशियम है, तो उनकी डेफिशिएंसी को फुलफिल करने के लिए फर्टिलाइजर्स को सॉइल में ऐड करना पड़ता है और फर्टिलाइजर्स ऐड होते ही उस सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज कि दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। आपको पहले ही बताया था कि जो मेन्योर्स होते हैं वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, बट फर्टिलाइजर्स हमारे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। जिस भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है उसी फर्टिलाइजर को हम ऑलमोस्ट ऐड कर देते हैं और उसकी डेफिशिएंसी फुलफिल हो जाती हैं। अब फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी होते हैं, जैसे कि यूरिया है, पोटाश है, NPK है। सी NPK मीन्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। Okay, next is they provide quick replenishment of plant nutrients in the soil and restore its fertility. मतलब कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, जैसे ही हम उनको सॉइल में ऐड करते हैं वो उनकी डेफिशिएंसीज को जल्दी से जल्दी ही रिकवर कर देते हैं और रिकवर करने के बाद सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसको दोबारा से रिस्टोर कर देते हैं। Next is they have high solubility in water and are easily absorbed by the plants. मतलब ये बहुत ही जल्दी वाटर में soluble हो जाते हैं, वाटर में जल्दी ही घुल जाते हैं और उसके घुलने की वजह से क्या होता है कि उनकी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इतनी जल्दी क्विक डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में सॉल्यूबल हो जाएंगे और उससे क्या होगा, प्लांट्स रूट्स जो होती हैं उनको बहुत इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेती हैं। अब ये सारे के सारे क्या हुआ कि फर्टिलाइजर्स के ऑलमोस्ट हम लोगों को क्या हो गया कि एडवांटेजेस हो गए कि अगर हम फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं तो आफ्टर ऑल क्यों, उनसे हमें क्या क्या फायदे मिल रहे हैं। तो और क्या होता है कि फर्टिलाइजर को ऑलमोस्ट हम क्या करते हैं कि वो ओपन एनवायरनमेंट में
काफी सारी गैसेस के साथ रिएक्टिव भी रहता है, इस वजह से उनको एयर टाइट पैक किया जाता है। फर्टिलाइजर्स बहुत इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेबल भी होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स का अगर हम ज्यादा यूज करते हैं तो वो हमारे लिए काफी हार्मफुल भी हो जाता है। सबसे पहले क्या फर्टिलाइजर्स के लिए ये नेसेसिटी नहीं है कि उनको एक ही पर्टिकुलर टाइमिंग पर उनको ऐड करना होता है। उनको हम सोइंग के पहले भी कर सकते हैं, इरिगेशन टाइमिंग पे भी कर सकते हैं, या फिर उनको जब हम लोगों की प्लांट क्रॉपिंग ऑलमोस्ट तैयार हो गई होती है या उस ड्यूरेशन में भी उनको हम ऐड कर सकते हैं। तो अब उनके डीमेरिट्स पढ़ते हैं कि उनके एक्सेसिव यूज की वजह से हमें क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, उनके डीमेरिट्स क्या है, वो हमें किस तरीके से हार्मफुल हो सकते हैं। तो एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स चेंजेस द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल एंड मेक्स इट लेस फर्टाइल। क्या होता है कि फर्टिलाइजर्स को अगर हम सॉइल में बहुत ज्यादा ऐड कर देंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो या तो सॉइल को एसिडिक बना देंगे या फिर एल्कलाइन बना देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल होगी वो अपनी फर्टिलिटी लूज कर देगी और उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी थोड़ी बहुत इफेक्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट इज the excessive use causes water pollution in ponds, lakes and rivers। जैसा आपको बताया हमने कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो सोइंग ड्यूरेशन में, इरिगेशन प्रोसेस के टाइमिंग पर या फिर फुल क्रॉपिंग जब हो गई होती है उस टाइम ड्यूरेशन पे भी ऐड किए जाते हैं। तो कई बार क्या होता है कि अगर एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स ऐड कर दिए गए हैं तो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स ऐड करने की वजह से उनका डीमेरिट ये होता है कि इरिगेशन टाइमिंग पर वो सारा का सारा जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सारे फर्टिलाइजर्स हमारे पानी के साथ पास वाले पॉन्ड्स में या रिवर्स में चले जाते हैं और उससे वो क्या होगा कि हमारे वाटर पॉल्यूशन कॉज कर देता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के यूजेस, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हम लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट बेसिक प्रैक्टिस दैट इज इरिगेशन। अब हम उसको समझते हैं। सी व्हाट इज इरिगेशन एक्चुअल में? The process of supplying water to crop plants in the field is called irrigation। मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जो क्रॉप प्लांट्स को फील्ड्स में वाटर सप्लाई किया जाता है दैट इज नोन एज इरिगेशन। अब नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि इरिगेशन जरूरी ही क्यों है? वाई इरिगेशन इज नेसेसरी? तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं। सी फर्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। हमने आपको पहले भी बताया हुआ था कि जो जर्मिनेशन होता है सीड्स का सोइंग के बाद, तो उनमें क्या होगा, उनको सॉफ्ट सॉइल चाहिए होती है और उस सॉफ्ट सॉइल को बनाए रखने के लिए हम लोगों को इरिगेशन जरूरी होता है, क्योंकि अगर सॉइल ड्राई हो जाएगी तो उसमें सीड्स अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाएंगी। नेक्स्ट इज टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्थी क्रॉप ग्रोथ। मतलब कि सॉइल की प्रॉपर मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए भी हम लोगों को इरिगेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। क्या होता है कि प्लांट रूट्स जो होती हैं वो वाटर को एब्जॉर्व करती हैं फ्रॉम सॉइल। तो यहाँ पर क्या होता है कि उस वाटर के साथ काफी सारे यूजफुल न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सारे के सारे प्लांट रूट्स एब्जॉर्व कर लेती हैं और एब्जॉर्व करने के बाद उनको अच्छे से यूज करती हैं, जिससे क्रॉप्स जो होते हैं, क्रॉप की ग्रोथ जो होती है वो काफी हेल्थी होती है और हमारी प्रोडक्टिविटी भी काफी अच्छी बनी रहती है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। ये समझ आया? Next is it also protects the crop from both frost and hot air currents। मतलब कि यहाँ पर प्रॉपर इरिगेशन ऐसा तो नहीं है कि क्रॉपिंग में सिर्फ एक ही बार दिया जाता हो।
कुछ कुछ इंटरवल्स के बाद दिया जाता है। इरिगेशन प्रोसेस जो होती है आफ्टर सम इंटरवल्स वो कंटिन्यूएशन में रखा जाता है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वो हमारे क्रॉप्स को हर एक सिचुएशन से प्रिवेंट करता है, बचाता है, ज्यादा ठंड से भी बचाता है, और उसको अगर हॉट एयर करेंट्स है मतलब काफी गर्मी है तो उसकी वजह से भी हमारे क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करता है। नाउ नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि इरिगेशन किस बेसिस पे होता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स किस तरीके से है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच इफेक्ट इरिगेशन। सी फर्स्ट इज नेचर ऑफ द क्रॉप। नेचर ऑफ द क्रॉप मतलब कि इरिगेशन जो वाटरिंग होता है हमारे प्लांट्स का वो हमारा क्रॉप के नेचर पे डिपेंड करता है कि किस टाइप की क्रॉपिंग हम कर रहे हैं, मतलब किस टाइप की फार्मिंग हो रही है क्रॉप्स की। सपोज कि अगर पैडी है, राइस की क्रॉपिंग हो रही है तो उसके लिए वाटर की अबंडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि हमें वाटर सप्लाई काफी ज्यादा करनी पड़ेगी। बट इन केस अगर हम वीट ग्रो कर रहे हैं तो वीट में क्या हो जाता है कि उसको इतना ज्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, तो उनके लिए इरिगेशन इतनी ज्यादा नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ द सॉइल। नेचर ऑफ द सॉइल मीन्स कि सॉइल किस तरीके का है। सी ऑलवेज फॉर फार्मिंग दो तरीके के सॉइल्स मिलते हैं, दैट इज ईदर सैंडी सॉइल या फिर क्लेई सॉइल। अब अगर सैंडी सॉइल है तो उसमें क्या डिसएडवांटेज रहता है कि वाटर वो ज्यादातर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, और जैसे ही उनमें इरिगेशन प्रोसेस होती है तो इरिगेशन प्रोसेस के टाइम पे वाटर जो होगा वो वाटरिंग डायरेक्टली क्या करेगा, काफी अंदर तक चला जाएगा, और उनमें क्या होगा, वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती नहीं है, इस वजह से उनमें जल्दी जल्दी वाटर सप्लाई देनी पड़ती है। पर अगर क्ले सॉइल है तो उस सॉइल में क्या होगा, उसमें वाटर होल्डिंग कैपेबिलिटी ज्यादा रहेगी, तो हमें इतना जल्दी उसमें वाटर सप्लाई नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज सीजन, मतलब कि सीजन के बेसिस पर भी इरिगेशन डिपेंड करता है। कैसे कि अगर सर्दियां होंगी तो हमें इतना ज्यादा इरिगेशन वाटर सप्लाई फार्मिंग में नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अगर गर्मी है तो गर्मी में इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा जल्दी होती है, और उस इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से क्या होगा, सॉइल जल्दी ड्राई हो जाएगी। इस वजह से हमें क्या होगा कि कंटिन्यूएशन में कुछ इंटरवल्स के बाद वाटर सप्लाई कंटिन्यूएशन में रखनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन मतलब कि हमें वाटर कहाँ से मिल सकता है। सोर्सेज क्या है, ऑलवेज रिमेम्बर कि जो रेन होती है वो तो नेचुरल सोर्स है वाटर की, और ऑलमोस्ट फार्मिंग जो होती है या ऑलमोस्ट फार्मर्स जो होते हैं वो रेन पर डिपेंड करते हैं अपनी फार्मिंग के लिए। लेकिन उसके अलावा भी जैसे वेल्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये हमारे नेचुरल सोर्सेज हैं जिनसे हमें कंटिन्यूएशन में वाटर सप्लाई मिल सकती है। अब यहाँ हम नेक्स्ट पर आते हैं, दैट इज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। स्टार्टिंग में क्या होता था कि फार्मिंग के लिए इतने ज्यादा उनके पास इम्प्लीमेंट्स नहीं थे, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए वो ट्रेडिशनल मेथड यूज करते थे अपनी फार्मिंग में, और फार्म्स को, फील्ड्स को इरिगेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो उसका जो फर्स्ट मेथड था दैट इज मोट पुले सिस्टम। इस मोट पुले सिस्टम में क्या होता था, वो वेल में कुएं से जब पानी निकालते थे तो उस जो भी बकेट होती थी उनकी, उस बकेट को रोप से बांध कर, और नेक्स्ट उसका जो एंड होता था वो किसी बुलक से या कैमल से कनेक्ट उसको बांध देते थे। फिर क्या होता था कि बकेट को वेल में डालने के बाद जब कैमल या बुलक मूव करती थी तो बकेट फुल होने के बाद बाहर आ जाती थी, और बाहर आते ही फार्मर्स उसको क्या करेंगे, अपने फील्ड्स में पानी सप्लाई कर देंगे, और उसके बाद दोबारा से बकेट अंदर वेल में करेंगे, उसके बाद फिर से उनकी ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में रहती थी। अब हमारा नेक्स्ट इज दैट इज चेन पंप मेथड। सी
चेन पंप मेथड में क्या होता था कि उनके पास जो भी वाटर सोर्स होता था, जैसे कि पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उनमें क्या करते थे वो इस तरीके से दो व्हील्स होते थे और उनको कनेक्ट करते थे। उस व्हील से एक चेन कनेक्ट रहती थी और व्हील्स को दो इस तरीके से सेटअप करते थे कि उसका लोअर अपर व्हील होता था और लोअर व्हील होता था। जो उसका लोअर व्हील है वो हमारे वाटर सोर्स से ऑलमोस्ट कनेक्टेड रहता था और अपर व्हील हमारे फील्ड से। तो यहाँ पर क्या होता था कि यहाँ ये हैंडल है, फार्मर्स क्या करते थे उस हैंडल को मूव करते थे और उस हैंडल को मूव करने की वजह से कंटिन्यूएशन में ये चेन मूव होती थी और एम्प्टी बकेट्स क्या होंगी, यहाँ पॉन्ड्स से फिल होते हुए डायरेक्ट कहाँ आएंगी, फील्ड्स में, और फील्ड्स में वो बकेट पोर कर देंगे फार्मर्स, उसको पोर हो जाएगी, फिर से हैंडल मूव करेंगे, एम्प्टी बकेट्स जाएंगी, फिर से यहाँ से फिल होकर फील्ड्स में ये लोग फिर से पोर कर देंगे। तो ये इनका एक्चुअल सिस्टम था किसका, चेन पंप का। नेक्स्ट इज ढेकली मेथड। इस मेथड में क्या होता था कि जो कुएं होते थे उनके बाहर सपोर्ट सिस्टम के लिए वो लोग इस तरीके से एक बेस प्रिपेयर करते थे, कोई स्ट्रॉन्ग बेस, और उस स्ट्रॉन्ग बेस में क्या होता था कि बड़े से एक जो लकड़ी का टुकड़ा होता था किसी को भी इस तरीके से कनेक्ट कर देते थे और इस तरीके से कनेक्ट करने के बाद इसके दूसरे एंड पे कोई एक भारी स्टोन की वजह से, और यहाँ से क्या होता था, यहाँ से उनकी एक बकेट कनेक्ट रहती थी और बकेट कनेक्ट होने के बाद यहाँ पे वेल रहती थी। तो यहाँ पर जब खाली बकेट वो लोग अंदर उसमें वेल में पोर करेंगे, जब बकेट भर जाएगी तो भरने के बाद इस वेट की वजह से वो ऊपर आएगी और ऊपर आने के बाद फार्मर्स क्या होते थे, बहुत इजीली उस वाटर को अपने फील्ड्स में पोर कर देते थे। यह हमारे 3 ट्रेडिशनल सिस्टम हुए। नेक्स्ट इज राहत लीवर सिस्टम। इस लीवर सिस्टम में क्या होता था कि वेल के सरफेस पे ऊपर माउथ पे फार्मर्स एक लार्ज व्हील कनेक्ट कर देते थे और उस व्हील्स में काफी सारी बकेट्स कनेक्टेड रहती थी। नेक्स्ट एंड से व्हील एक स्मॉल व्हील से कनेक्ट रहता था और एक बेल्ट की हेल्प से वो स्मॉल व्हील भी बुलक्स या कैमल्स से कनेक्ट रहता था। फिर क्या होता था कि जब कैमल और बुलक्स मूव करेंगे तो वो ऊपर का लार्ज व्हील वेल के माउथ पे रोटेट करेगा और जितनी भी बकेट्स होंगी वो सारी की सारी बकेट्स धीरे धीरे उसके रोटेशन की वजह से क्या होता था कि ऊपर आएंगी और ऊपर आने के बाद वो जो कैनाल है उनका, उसमें वो सारी की सारी पोर होती चली जाएंगी और इस वजह से सारा अल्टीमेट सिस्टम की वजह से वो डायरेक्टली वहां पर क्या फार्मर्स फील्ड्स को एक वाटर प्रोवाइड कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। ये सारे हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम हुए। अभी बस इतना ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट बाकी के रेस्ट ऑफ दी टॉपिक्स हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप ये रिवाइज कीजिए और हमारी वीडियो को हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।